जब भारत था विश्वगुरु, यहाँ जलती थी ज्ञान की ज्योतियां। फिर एक दिन सब राख हो गया, लेकिन नालंदा की अमर कहानी आज भी जीवित है। जी, एक ऐसी जगह जो हमारी आज की एजुकेशन सिस्टम से भी सदियों पुरानी हो। आज की इस चर्चा में हम ज्ञान की एक ऐसी ही दुनिया, एक ऐसे प्राचीन इकोसिस्टम में गोता लगाने वाले हैं जिसका पैमाना आज भी हमें हैरत में डाल देता है। ये सिर्फ ईंट पत्थरों से बनी एक इमारत की कहानी नहीं है, ये सच को जानने की, उस इंसानी प्यास की कहानी है जिसे कभी बुझाया नहीं जा सका। तो चलिए इस बेहद दिलचस्प ऐतिहासिक सफर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज जब भी हम दुनिया की सबसे टॉप, सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड जैसे नाम आते हैं ना। जाहिर है, यही हमारे आज के एजुकेशन के बेंचमार्क हैं। लेकिन इन मॉडर्न दिग्गजों के वजूद में आने से सदियों पहले भारत में एक ऐसी जगह थी, नालंदा महाविहार, जिसका शुरुआती दायरा ही इतना विशाल था कि वो आज के इन बड़े बड़े संस्थानों को भी पीछे छोड़ देता है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। नालंदा की नींव आज से लगभग 1600 साल पहले रखी गई थी। जी हाँ, 5वीं शताब्दी में। मतलब जब दुनिया के कई हिस्सों में सभ्यताएं भी ठीक से आकार भी नहीं ले पाई थी, तब यहाँ एक पूरी तरह से विकसित ग्लोबल यूनिवर्सिटी काम कर रही थी। तो आज हम इस पूरी महाकाव्य जैसी कहानी को कुछ अहम पड़ावों में समझेंगे। हम बात करेंगे दुनिया की इस पहली यूनिवर्सिटी की, कैसे ये एक ग्लोबल नॉलेज हब बनी, इसकी किताबों के उस विशाल समंदर की। फिर हम उस सबसे खौफनाक और अंधकारमय अध्याय से भी गुजरेंगे और आखिर में देखेंगे कि कैसे ये राख से दोबारा उठ खड़ी हुई। चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी। ये वो दौर था जिसे गुप्त वंश का स्वर्ण युग कहा जाता है। लगभग 427 ईस्वी के आसपास सम्राट कुमारगुप्त प्रथम के समय में इसका स्ट्रक्चर खड़ा होना शुरू हुआ। लेकिन सच कहूं तो नालंदा सिर्फ एक इमारत नहीं थी, ये अपने आप में एक विचार था, सीखने और सिखाने का एक पूरा इकोसिस्टम। इसे बिल्कुल एक शहर की तरह डिजाइन किया गया था, जहां हजारों लोग एक साथ रहते थे, रिसर्च करते थे और किसी भी विषय पर घंटों तक गहरी बहस करते थे। और यही जबरदस्त माहौल इसे बनाता था एक सच्चा ग्लोबल नॉलेज हब, जहां दुनिया भर के सबसे बेहतरीन दिमाग खिंचे चले आते थे। अब जरा इन आंकड़ों पर ध्यान दीजिए, ये वाकई दिमाग चकरा देने वाले हैं। ये कोई आम स्कूल नहीं था। यहाँ चीन, तिब्बत, कोरिया, जापान, मंगोलिया और यहाँ तक कि फारस से भी स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे। मशहूर चीनी स्कॉलर हुएनसैंग ने खुद यहाँ कई साल बिताए थे। इसका स्केल तो देखिए, एक ही समय में यहाँ 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स हुआ करते थे और उन्हें पढ़ाने के लिए 2,000 से ज्यादा प्रोफेसर्स। यहाँ एडमिशन लेना कितना मुश्किल था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 10 में से सिर्फ 2 या 3 लोग ही एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर पाते थे। पक्के मेरिट बेसिस पर सिलेक्शन होता था। और सबसे कमाल की बात, एक बार एडमिशन हो गया तो सब कुछ 100% फ्री। पढ़ाई, रहना, खाना, सब कुछ। अक्सर लोग ये मान लेते हैं कि नालंदा सिर्फ और सिर्फ बौद्ध धर्म की शिक्षा का केंद्र था, लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है। इसका सिलेबस बहुत ही डायनामिक और डाइवर्स था। यहाँ मैथ्स, खगोल विज्ञान, आयुर्वेद, तर्कशास्त्र और ग्रामर जैसे तमाम विषय पढ़ाए जाते थे। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि महान गणितज्ञ आर्यभट्ट, वही आर्यभट्ट जिन्होंने दुनिया को शून्य का कॉन्सेप्ट दिया, वो भी कुछ समय के लिए इस यूनिवर्सिटी के हेड रहे थे। अब आते हैं नालंदा की असली धड़कन पर, इसकी महान लाइब्रेरी, जो सच में किताबों का एक महासागर थी। इस विशाल लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स को धर्मगंज कहा जाता था। इसका मतलब ही है सत्य का पर्वत या ज्ञान का खजाना। और विश्वास मानिए, ये नाम इस पर बिल्कुल सटीक बैठता था। ये कोई एक कमरा या एक हॉल नहीं था, बल्कि एक बहुत ही विशाल कॉम्प्लेक्स था जिसे देखकर कोई भी दांतों तले उंगलियां दबा ले। इस धर्मगंज के 3 मुख्य हिस्से थे, रत्नोदिधि, रत्नसागर और रत्नरंजक। रत्नोदिधि का मतलब है रत्नों का सागर। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये एक 9 मंजिला इमारत थी। सोचिए, उस प्राचीन काल में 9 मंजिल की कोई इमारत। इन इमारतों के अंदर हाथों से लिखी गई लाखों पांडुलिपियां सुरक्षित रखी गई थीं।
हजारों सालों की इंसानी खोज और ज्ञान इन पन्नों में कैद था। लेकिन जैसा कि इतिहास में अक्सर होता है, लगभग 800 सालों के शानदार सफर के बाद एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये था नालंदा का सबसे अंधकारमय अध्याय। 12वीं सदी के आखिर में पूर्वी भारत में तुर्क अफगान सेनाओं का आना शुरू हुआ और फिर साल 1193 के आसपास बख्तियार खिलजी नाम के एक सेनापति ने नालंदा पर एक बेहद क्रूर हमला किया। इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज के मुताबिक ये हमला इतना अचानक था कि निहत्थे स्कॉलर्स और भिक्षुओं को संभलने तक का मौका नहीं मिला। वहां बहुत ही भयंकर कत्लेआम हुआ। जो कुछ लोग बच गए वो अपनी जान और ज्ञान की कुछ गिनी चुनी पांडुलिपियों को किसी तरह बचाकर तिब्बत और नेपाल की तरफ भागने को मजबूर हो गए। अब एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर खिलजी ने इस महान यूनिवर्सिटी को निशाना क्यों बनाया। इस बारे में दो अलग अलग बातें कही जाती हैं। एक बहुत ही मशहूर किस्सा है कि खिलजी बहुत बीमार था और नालंदा के एक वैद्य ने उसे ठीक कर दिया था। कहा जाता है कि इस बात से खिलजी बहुत ज्यादा असुरक्षित और ईर्ष्या से भर गया कि गैर मुस्लिम स्कॉलर्स का ज्ञान उसके अपने हकीमों से बेहतर कैसे हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ रणनीतिकारों और इतिहासकारों का मानना है कि ये पूरी तरह से एक मिलिट्री स्ट्रैटेजी थी। उसका असल मकसद उस पूरे इलाके पर अपना कब्जा जमाना, वहां की लोकल पहचान को मिटाना और संपत्ति को लूटना था। वजह जो भी रही हो, इसका अंजाम मानवता के लिए बेहद दर्दनाक था। उस दिन जो हुआ वो सिर्फ एक इमारत का टूटना नहीं था। नालंदा की वो महान लाइब्रेरी, वो धर्मगंज, उसे आग के हवाले कर दिया गया। कहा जाता है कि वहां इतनी किताबें थीं कि वो लाइब्रेरी महीनों तक लगातार जलती रही। हफ्तों तक आसमान में धुएं के काले बादल छाए रहे। हजारों सालों का इकट्ठा किया हुआ ज्ञान हमेशा हमेशा के लिए राख के ढेर में बदल गया, और वो जगह जो कभी दुनिया भर के ज्ञान का केंद्र थी, वो अगले 600 सालों के लिए मिट्टी के नीचे दफन हो गई। पर कहते हैं ना, ज्ञान और विचार कभी मरते नहीं हैं। चलिए अब समय में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 21वीं सदी में इसके राख से दोबारा उठ खड़े होने की कहानी। 19वीं सदी में बुकैनन और कनिंघम जैसे लोगों ने इसके खंडरों को फिर से दुनिया के सामने लाया। लेकिन असल बदलाव की शुरुआत हुई 2006 में, जब पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इस यूनिवर्सिटी को फिर से जिंदा करने का विजन सामने रखा। पूरी दुनिया से इसे सपोर्ट मिला। साल 2014 में नए कैंपस में पहली क्लास शुरू हुई और आखिरकार 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नए नालंदा का औपचारिक उद्घाटन किया। और आज का ये नया नालंदा कैसा है? ये सिर्फ पुरानी यादों के सहारे नहीं खड़ा है। 455 एकड़ में फैला ये एक पूरी तरह से नेट जीरो ग्रीन कैंपस है। मतलब 100% सोलर पावर और पानी की पूरी रिसाइकलिंग। इसे 17 देशों का सपोर्ट मिला हुआ है। और सबसे खास बात, ये सिर्फ पुरानी चीजों को दोहरा नहीं रहा है, बल्कि आज की दुनिया की चुनौतियों पर फोकस कर रहा है, जैसे इकोलॉजी, हिस्ट्री और फिलॉसफी। नालंदा की ये पूरी जर्नी हमें एक बहुत ही गहरी और पावरफुल बात सिखाती है। आप इमारतें गिरा सकते हैं, आप किताबें जला सकते हैं, लेकिन सच और ज्ञान की जो हमारी प्यास है, उसे आप कभी खत्म नहीं कर सकते। नालंदा का ये पुनर्जन्म इसी अदम्य भावना का सबसे बड़ा सबूत है। तो इस पूरी चर्चा को खत्म करते हुए मैं आपके सामने एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ। प्राचीन नालंदा में जिस तरह खुले मन से तर्क और संवाद किया जाता था, क्या आज की इस बंटी हुई और शोर शराबे से भरी दुनिया में वो प्राचीन भावना हमें कोई नया रास्ता दिखा सकती है? इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। आज की इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।